हमें ये समझना चाहिए कि आत्मसम्मान ही आत्मनिर्भरता से आता है। जब आत्मनिर्भरता आपके पास आती है तो आत्मसम्मान अपने आप आ जाता है। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है माय फ्रेंड एंड सिस्टर्स। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल पीजीटी का क्वेश्चन किया था, उसको भी मैं कराऊंगी, परेशान मत होइएगा। यूथ मैंने बहुत दिन से नहीं कराया तो मैं आज उसको कराना चाह रही थी। यूथ का 10 चैप्टर हो चुका है, जिसमें पहला चैप्टर नहीं हुआ है, उसको मैं कराऊंगी। जब ये 11 चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे आहार नियोजन, जब वो 2 दिन के या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग चले आएंगे कहाँ, नेक्स्ट पे चले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कि हम लोग चले आएंगे कहाँ पर, जो चैप्टर फर्स्ट है उसको लेकर आ जाएंगे और उसको हम लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। इसको पूरा पढ़ने के लिए आपको लास्ट तक चलना है। मैं जो बार बार कहती हूँ वही मैं फिर कहूँगी। कभी भी कोई भी चीज़ अधूरी नहीं अच्छी होती, चाहे वो आपका किताबी ज्ञान हो, चाहे आपका व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे आपका घरेलू ज्ञान हो। इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए, टाइम टू टाइम वीडियो पहुंचती है उसको देखना, और इसके बाद में कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं भी कर रहे हो वो तो आपका अपना फ़र्ज़ है, आप उसको निभा रहे हो नहीं निभा रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कमेंट करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग को मोटिवेट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का, क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है, आइए देखते हैं। चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतया नहीं पाए जाते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्नपूर्ण, पुनर्भंडारण, संवर्धन या सुदृढ़ीकरण। अन्नपूर्ण मतलब कि जो चीज़ पूरा है वो पहले से पूरा, अनु मतलब पहले से, ठीक है। अनुकरण का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग किसी का नकल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनुकरण। तो अन्नपूर्ण मतलब जो पहले से पूरा हुआ है। पुनः भंडारण, जो हम बार बार भंडार कर रहे हैं, पुनः भंडारण। संवर्धन, सब कुछ मिला के। और सुदृढ़ीकरण मतलब कि मजबूती से। तो चुनिंदा पोषक तत्व शामिल करना जो भोजन को विशेष सामान्य नहीं पाया जाता है कहलाता, मतलब कि आपके भोजन में जो रोटी सब्जी दाल चावल आपने खाया उसमें नहीं पाया जा रहा, उसमें आप अलग से पोषक तत्व मिला रहे हैं, तो क्या है, तो वो आपको मजबूती देता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं। कोई भी भोजन करता है उसके शरीर में हरी सब्जियां क्यों आवश्यक हैं? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, वे आपके दांतों को चमकाती हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन्स एंड खनिज होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हरी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं, इसलिए हरी सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्करित भोजन बांटती है? कमीशरी, असेंबली लाइन, पारंपरिक, कुक एंड चिल। तो कमीशरी मतलब होता है कि जो है खाना बनाया जाए एक जगह और उसके बाद पूरे इलाके में उसको बांटा जाए। जैसे कि जब कोई बाढ़ आ जाता है, आपके भूकंप आ जाते हैं, तो खाने को बांटा जाता है। बिस्किट की पैकेट, नमकीन, खाने को पैक करके पन्नी में, डिब्बे में, जैसे भी दिया जाता है उसको कमिश्नरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद असेंबली लाइन। असेंबली लाइन मतलब कि लाइन लगा दी जाए, जैसे बच्चे की लाइन लगती है, आप इसको मिड डे मील भी समझ सकते हो, आप जो जेल में खाना मिलता है आप उसको भी समझ सकते हो। असेंबली लाइन लगा दी जाए, उसमें खाने को एक एक लोग आगे बढ़े और खाना देते जाए, आगे बढ़े खाना देते जाए। ठीक है, पारंपरिक मतलब होता है कि एक जगह खाना बनता है, उसके बाद अब आपके यहाँ नहीं पता, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जब खासकर जब कोई पूजा होती है, तब शादी ब्याह में नहीं, जब कोई पूजा होती, पहले शादी ब्याह में भी होता था, अब जब पूजा होती कोई तब होता है, खाना बनता है एक जगह, उसके बाद एक पांति बिछाई जाती है, उसमें 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग, 50 लोग, जितनी बड़ी पंक्ति होती है उतनी बड़ी होती है, उसमें बीच में खाना रखा जाता है, 3-4 लोग खड़े होते हैं,
पूड़ी, सब्जी, खीर, चावल, दाल, जो भी चटनी फटनी जो रहता है वो परोसा जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा कुक एंड चिल, कि कोई चीज़ पकाया उसके बाद उसको ठंडा करके उसको पैक किया, और वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर पूछ कह रहा है कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में, मतलब केंद्रीय मतलब हो गया ये केंद्र इकाई हो गई, ठीक है, उत्पादित किया जाता है और छोटी छोटी इकाइयों में प्रसंस्करित भोजन बांटती है। और छोटी छोटी इकाई में मतलब यहाँ से खाना पकड़ा, निकाला खाना बर्तन में, और यहाँ पर गए, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको खाना परोसा ऐसे ऐसे, और इसके बाद उन्होंने खाना खाया, वो वहाँ से उठे, दूसरे लोग वहाँ आए बैठे, फिर खाए, फिर। तो ये क्या है, ये पारंपरिक प्रणाली है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद पोषण किसी की सुधार में संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन में अभ्यास है। खेल कूद पोषण किसी की, ठीक है, डैश में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन में अभ्यास है, ठीक है। अब खेल कूद का मतलब है कि क्या एथलेटिक निष्पादन है, क्या मतिहीन निष्पादन है, क्या मध्यम निष्पादन है, उक्त में से कोई नहीं। एथलीट मतलब जो खेल कूद से संबंध रखते हो। मतिहीन, मति मतलब बुद्धि, और बुद्धिहीन निष्पादित, तो बुद्धिहीन को खाना देने, ऐसा कुछ नहीं कि बुद्धिमान है उसको खाना दे दो तो वो मतिहीन हो जाए। मध्यम निष्पादन भी नहीं होगा इसमें एथलीट, क्योंकि खेल कूद पोषण का बात हो रहा है। तो खेल कूद पोषण किसी की एथलीट निष्पादन में सुधार के संबंध में अच्छा होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, मिल्क हो गया, चना गुड़ हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ऐसी चीज़ें। इसमें फैट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल है। अंतरिक्ष भोजन के संगठन में शामिल है, क्या शामिल है आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 51%, प्रोटीन 17% और वसा 22%। कार्बोहाइड्रेट 50%, प्रोटीन 16%, वसा 21%। कार्बोहाइड्रेट 49%, प्रोटीन 15%, वसा 20%। कार्बोहाइड्रेट 48%, प्रोटीन 14%, वसा 19%। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो अब आज का जो समय आ गया आधुनिक समय में, तो उसमें वो अपने भोजन को तय कर सकते हैं। हाँ, भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी बहुत ना के बराबर हो, क्योंकि अंतरिक्ष में व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ पर ऐसी दशा नहीं हो सकती कि पानी ज़्यादा पिए तो समस्या ना हो। पानी ज़्यादा पीने पर वहाँ समस्या हो सकती है, इसीलिए मूली, खीरा, लौकी ऐसे भोजन नहीं दिए जा सकते हैं। उन्हें हर दिन 1.7 किलोग्राम भोजन देने को प्राविधान है, जिसमें भोजन नहीं है, पूरा कंटेनर की बात है, जिसमें करीब करीब 450 ग्राम का कंटेनर हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो उनका भोजन रहता है। भोजन में पानी कम रहता है, ठीक है। भोजन ऐसा रहता है जो ठोस रहता है। फल फ्रूट वो अंतरिक्ष यात्री खुद तय कर सकते हैं कि उनको फल चाहिए, उनको खाना किस तरह का चाहिए, वो खुद तय कर सकते हैं। आज के समय में ये नियम हो गया है। वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती अंतरिक्ष में, तो जीरो ग्रेविटी का ध्यान रखकर भोजन बनाया जाता है। यानी कि इसमें जितने भी आपके आंसर हैं सब गलत है। ये आंसर अब आज के समय में सही नहीं है, ये आंसर अब बदल चुका है। अब सब अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि उनको कार्ब ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फैट ज़्यादा लेना है, क्या ज़्यादा लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसका जिसके पास बुक होगा वो जो मैं बोली हूँ उसको दोबारा से सुन के नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली यानी FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक समानता प्रयुक्त होता है। महामारी विज्ञान, प्रायोगिक, मद सूची, डाटा बेस। क्या पूछ रहा है कि भोजन आवर्ती प्रश्नावली भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध में मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक समानता प्रयुक्त होता है। तो जब भोजन की प्रणाली की बात आती है, भोजन प्रश्नावली की बात आती है, तो महामारी विज्ञान से नहीं पता लगाया जा सकता है, मद सूची से भी नहीं पता लगाया जा सकता, डाटा बेस से भी नहीं।
प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है कि किस हिसाब का खाना किसके हिसाब से सही है, क्या किस रोग में कौन सा खाना देना है, ये प्रयोग करके ही तो पता चला कि विटामिन सी क्यों देना चाहिए। तो प्रायोगिक विधि में 1 मिनट, प्रायोगिक विधि में एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन में कच्चे रेशे के अनुमान के लिए समुचित क्रम है भोजन को सुखाना और तौलना, कच्चे नमूने को तौलना और चूक करना, 1.25% H2SO4 के साथ पचाना और छानना, या 1.25% NaOH के साथ पचाना और छानना। आपका ऑप्शन ये है, मैं इसको छोटा करूँगी ताकि ऑप्शन और आपको क्वेश्चंस पूरा दिखे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब भोजन में कच्चे रेशे के अनुपात के लिए समुचित क्रम में लगाना है। तो भोजन के कच्चे रेशे के अनुक्रम के लिए क्या होगा, भोजन को सुखाना और तौलना। भोजन को पहले सुखा लेंगे और उसके बाद उसका वेट कर लेंगे कि हाँ पहले इतना था, पहले 10 किलो था, सुखाने के बाद ही 6 ही किलो बचा। ठीक है, कच्चे नमूने, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका कि 1.25% NaOH नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है के साथ पचाना और छानना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आलू का जो चिप्स होता है, जो पैकेट बनता है, उसमें क्या होता है, पहले आलू को काट के उसको क्या करते हैं, उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको तोला जाता है चिप्स को, पैकेट वाले को, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें पैकेट में जब भरा जाता है, ठीक है, तो उसका जो है जो नाइट्रोजन वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, उसके बाद कच्चे नमूने को तौलना और चूक करना। ठीक है, अब तो इसका ऑप्शन इस तरह से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कच्चे नमूने को तौलना, पहले जो आलू है उसको हम लोग पहले तौलेंगे, जो मैंने पहले कहा था उसको नहीं, ये आप इस तरह सुनेंगे कि ऑप्शन अपना आप सही करेंगे, बुक में ऑप्शन गलत है। कच्चे नमूने को तौलना, पहले हम आलू कच्चा है उसको तौलेंगे, ठीक है, उसको सब देखे उखेंगे, उसके बाद उस आलू का क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर क्या करेंगे कि उसमें 1.25% NaOH के साथ उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसको छान के निकालेंगे। ठीक है, उसको मिला लेंगे अच्छे से, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, पचाएंगे, मतलब पचाना मतलब उसको डालेंगे उसमें, और इसके बाद उसको छान के निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका पहला, और ये आपका क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि भोजन को, अब कच्चा भोजन था, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब ये सब मिलाने के बाद और इसके बाद में छान लिया, अब हम लोग जब सुखाएंगे उसको, और सुखाने के बाद तब फिर उसको तौलेंगे। ठीक है, अब सुखाने के बाद उसको तौलेंगे, यानी कि ये नंबर 3 आ गया, और उसके बाद अब उसको दोबारा 125% H2SO4 के साथ पचाएंगे और उसके बाद उसको छानेंगे। ठीक है, तो ये अब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका पहला, ठीक है, आपका सबसे दूसरा नंबर सबसे पहले पर, चौथा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या है, क्या व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है, वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण है, अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। व्यायाम के बाद पोषण की भूमिका, तो व्यायाम के बाद पोषण की भूमिका उच्च स्तरीय तैराकों के लिए की बात नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ इन्हीं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एक बड़ी समस्या नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ना ही कोई वो है बड़ी समस्या नहीं, लेकिन हाँ ध्यान देना है कि व्यायाम में पोषण की भूमिका कैसी है, क्या पोषण लेना चाहिए। ठीक है, वापसी की अपेक्षा निष्पादन है तो अधिक महत्वपूर्ण, मतलब कि जो है आपके निष्पादन निकलने और अंदर आने में जो पोषण हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं व्यायाम के समय, उस पोषण में कुछ महत्वपूर्ण अधिक है या नहीं, तो महत्वपूर्ण तो अधिक है ही। ठीक है, लेकिन भूमिका पोषण की क्या है वो पूछा जा रहा है, तो व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया। जब व्यायाम करने के बाद में पोषण की जो भूमिका है, यानी पोषण, व्यायाम करने के बाद जो हम लोगों ने शरीर से एनर्जी को लॉस किया था, वो जब दोबारा से हम लोगों ने क्या किया, अपने सारी पोषण ले ली, तो क्या हुआ कि शारीरिक क्रियाएं, गतिविधियाँ, जो सारे अंग में
मतलब सब ढीला डाला हुआ थका, उस सब में क्या हुआ, पोषण का बहुत महत्वपूर्ण अंश पाया गया। ठीक है, और इसके बाद में जब हम लोग पोषण लिए, खाए, तो जो खेल कूद हुआ, जो हमारा जो है प्रैक्टिस हुआ, जो हमारी एक्सरसाइज हुई, उससे क्या हुआ, वो हमारी एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे शरीर को और मजबूत बनाने की क्रिया को प्रारंभ किया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को जितना पसीना निकले उतना द्रव लेना चाहिए, जितना पसीना और मूत्र विसर्जन हो उतना द्रव लेना चाहिए, पसीने से 2 गुना पीना चाहिए, खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। ठीक है, जितना खपत पूरे दिन में हो वही उतना उसको पीना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। जितना पसीना निकले उतना द्रव आप पिएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा पीना पड़ता है। जितना पसीना मूत्र विसर्जन हो उतना द्रव लेना चाहिए, कोई उसका जो है लिमिट नहीं है, आप नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते आप उसको। पसीने से 2 गुना पीना चाहिए, ये भी कोई लिमिट नहीं है। पसीना 1 गिलास हो रहा है तो क्या दिन में आप 2 गिलास पानी पिएंगे या कोई चीज़ पिएंगे, ऐसा भी संभव नहीं। ठीक है, जितना आपको हो सकता है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यदक्षता शास्त्र, एर्गोनॉमिक्स उसको बोलते हैं। शब्द को ग्रीक शब्द में एर्गन और नोमोस बोलते हैं, बनाया गया है, जिसका मतलब है नैसर्गिक नियम के साथ काम, खड़े रहते काम, काम के साथ खड़े रहना कोई नहीं। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स का आपको अर्थ बताना है। एर्गोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, तो एर्गोनॉमिक्स का अर्थ है नैसर्गिक नियम के साथ काम, मतलब कि कुछ काम करना है, उस काम का कुछ महत्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है अनावश्यक आप काम कर रहे हैं। जो आपके मजदूर हैं, जो आपके कार्य क्षमता करने वाले, जो कार्य ज़्यादा करने वाले मजदूर हैं, ठीक है, उनके लिए ये शब्द बनाया गया था। तो नैसर्गिक मतलब काम से काम करने वाली चीज़ें, ऐसे नहीं अनावश्यक आप उठक बैठक लगाते रहो पूरे दिन। ठीक है, तो क्या होगा, नैसर्गिक काम के लिए नियम के साथ काम करना। ठीक है, जैसे नियम हो उसका, बैठकर काम करने वाला नियम हो तो बैठकर, खड़ा रहकर काम करने वाला नियम हो तो खड़ा रहकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताएं जो तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताएं जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो जो तेलिया मछली होती है वो बच्चे के मस्तिष्क के लिए विकास करती है। उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 4 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 5 होता है। तो जो तेलिया मछली होती है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। मैंने आपको बताया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड दोनों अच्छी होती है। ओमेगा 6 से ओमेगा 3 जो है आपकी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और ओमेगा 3 से आपका ओमेगा 6 ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए? 2200 से 2500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, या 4000 से 5500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। ठीक है, मतलब नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना, मतलब कि इतना मूत्र विसर्जन हो जाए उसके लिए वो कितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका मूत्र विसर्जन कितना हो, बोल रहा है कितना मूत्र विसर्जन हो, तो नियम के अनुसार एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए कि मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़े, मतलब उसको ऐसा लगे कि यहाँ पानी पीना है। तो आपका जब मूत्र विसर्जन के लिए आपको ज़्यादा नहीं, अगर आपको जो है 1 से 1.5 लीटर पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपका मूत्र विसर्जन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1200 से 1500 मिलीलीटर पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, आइए, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल है, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर के प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है। ठीक है, वह प्रोटीन केसीइन प्रोटीन, जिसको केसीन बोलते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन।
ठीक है, तो आपको क्या बताना है कौन सा प्रोटीन है। तो आपका ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है वो फ्लू से लड़ने में मदद करता है। इसमें बीटा ग्लूकेन्स होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर की प्राकृतिक निर्वित्रीकरण प्रक्रिया में सहयोग करता है। ठीक है, कौन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पानी के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है। क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने देखा है। NTU, JTU, FTU, ATU कौन सी ऐसी प्रणाली है जो गंदले पानी को साफ नापने के लिए प्रयोग नहीं की जाती। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ATU इकाई के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। बाकी जितनी भी चीज़ हैं, बाकी जो आपकी है JTU आपकी है, ठीक है, इसके बाद में आपकी NTU है, FTU, ये सब गंदे पानी को नापी जाती है। ATU से गंदा पानी नहीं नापा जाता है। ठीक है, ATU से आपका गंदा पानी नहीं नापा जाता। नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप प्रचलित है। PEM का अर्थ क्या है? एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो आपको हमने बताया है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है? 30 से 40 mg, 45 से 65 mg, 80 से 90 mg, 60 से 75 mg। तो एक वयस्क महिला के लिए औसत विटामिन, अब ये आप 2020 वाली की बात हो रही है, यहाँ पर 2021 वाले की बात नहीं हो रही है, इसलिए आप अपना 2021 वाला मत लगाइएगा यहाँ पर। 2020 वाला मतलब है 2010 की हो रही है बात, 2010 वाला इसमें जो है RDA सामान्य मान्य होगा। ठीक है, तो एक वयस्क महिला जो है उसको 30 से 40 mg विटामिन सी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो बच्चे को उत्तेजित करके या उसकी नींद में बाधा डालेगा? कॉफ़ी, दूध, फल का रस, सोया मिल्क। तो आप सबको पता है कि जो है जब तो आपका इसमें कॉफ़ी है, दूध है, फल का रस है, सोया मिल्क है। ठीक है, तो जिसका इसका ये बुक होगी और आंसर सोया मिल्क दिया होगा तो सोया मिल्क नहीं होगा, वो आपका होगा कॉफ़ी। कॉफ़ी उत्तेजना पैदा करता है, कॉफ़ी नींद ना आने की सबसे बड़ी समस्या भी लेकर आता है। ठीक है, दूध आप बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, जो बच्चा स्तनपान करता है और उस मतलब बच्चा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 6 मंथ के बाद भी स्तनपान करता है तो उसको आप कॉफ़ी भी नहीं दोगे, उसको आप बिल्कुल से चाय भी नहीं दोगे। ठीक है, आप उसको दूध दोगे, फल का रस दोगे और सोया मिल्क भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आइए, खाद्य नियोजन में एक मिनट, हाँ ये इसके पहले वाला क्वेश्चन, सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन से फल का सेवन से बचा जाना चाहिए? अमरूद, पपीता, चेरी, सेब। तो जब गर्भावस्था होती है और या गर्भ ठहरवाना होता है या गर्भ हो जाता है तो पपीता नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए आपको? पपीता नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य नियोजन RDA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है? रिकमेंडेड डोजिंग अलाउंस, रिकमेंडेड डोजेज अलाउंस, रिकमेंडेड डे टू डे अलाउंस, रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। तो इसका क्या हो जाता है? रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस मछली का नाम बताइए जिससे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जा सकता है। उस मछली का आपको नाम बताना है। तो उस मछली का नाम है सैल्मन, सार्डिन, स्वॉर्ड फिश या फ्रेश ट्यूना। तो जो ट्यूना मछली होती है ना, उससे लोगों को बोला जाता है कि गर्भावस्था के दौरान इसको खाने से बीमारियों से बचा जा सकता है। अब जो खाते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, कि ट्यूना मछली
में क्या चीज़ें होती हैं। टूना मछली खाने से बीमारियों से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। और गर्भवती के आकार के संबंध में कुछ बातों का भी इसके खाने से पता चलता है। कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन, फास्फोरस, खनिज और विटामिन ए, ई, डी, B1, B2, B3, B, C की मात्रा सामान्य से अधिक उनको होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर टूना मछली खाते हैं तो इनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? फ्रेश टूना मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है। ये आपका 2010 का है। 2 ग्राम प्रति किलो शरीर का, 3 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार और 1.5 ग्राम। तो आप सबको पता है कि 2010 में 1 ग्राम प्रति किलो भार का जो है इसमें RDA बताया गया था प्रोटीन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पीने के पानी का TDS होना चाहिए L50 mg 500 से 700 mg लीटर, मतलब प्रति लीटर। L का मतलब प्रति लीटर, 300 से 500 mg प्रति लीटर और 50 से 150 mg प्रति लीटर, ठीक है। तो आपका पता है पानी में जो TDS होना चाहिए वो 300 से 500 आपका प्रति लीटर होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। ऑप्शन इसमें गलत है, आपको ऑप्शन बी एकदम सही है। आप ऑप्शन नंबर सही कीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक होता है, ठीक है। लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम प्रजनन के लिए और दुग्ध श्रावण के लिए, मतलब दुग्ध बाहर आए बच्चे के लिए आए उसके लिए कौन सा जो है तत्व आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इसको बताएंगे क्या होता है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम। तो आपको पता है कैल्शियम से दुग्ध का श्रावण अच्छा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI का पूरा नाम क्या है? FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड स्टैंडर्ड सोसाइटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है कितनी? 900 प्रति किलोग्राम, ठीक है। 900 ग्राम प्रति किलोग्राम, 700 ग्राम प्रति किलोग्राम, 1200 ग्राम प्रति किलोग्राम और 1500 ग्राम प्रति किलोग्राम। ये 2010 का RDA है, बार बार बता रही हूँ। तो आपका 900 ग्राम प्रति किलोग्राम की जो है गर्भावस्था में प्रोटीन बनती है, कुल प्रोटीन, ठीक है। कुल प्रोटीन आपकी गर्भावस्था में कितनी प्रोटीन, कुल प्रोटीन जो चाहिए वो 900 ग्राम चाहिए, ठीक है। 900 ग्राम कुल प्रोटीन की बात हो रही है, प्रति किलोग्राम नहीं, कुल प्रोटीन। प्रति किलोग्राम तो 1 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। तो 1 ग्राम प्रोटीन को आप इस 30 दिन का ले लेंगे तो 30 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो जो है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि 30 दाम 300, ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए इतना चाहिए, लेकिन जब गर्भावस्था आ जाएगा तो उसको 900 ग्राम पूरे गर्भावस्था के दौरान इतनी प्रोटीन चाहिए। कितनी? 900 से कितना चाहिए? 900 ग्राम चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 50 किलो का है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन, 2010 की बात कर रही हूँ, 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 50 ग्राम से आप जो है जब लगा लेंगे 9 महीने का, उससे ये ज़्यादा प्रोटीन गर्भावस्था में चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहार तालिका के लिए आवश्यक है कागज, पेंसिल, RDA, फूड लिस्ट। तो आपको पता है कागज कोई मतलब नहीं है, आहार तालिका बनाने के लिए कागज तो चाहिए, लेकिन तालिका बनाएंगे तो क्या कागज में ही सिर्फ तालिका बनेगी? पेंसिल, क्या पेंसिल कागज से तालिका बन जाएगी? बस। RDA में बता दिया कि इतना फल खाना है, इतना दूध पीना है, इतना खाना है, तो क्या उससे पता चल जाएगा? आपकी फूड लिस्ट में क्या है उसके अनुसार आप आहार तालिका बनाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारीय सर्वेक्षण की एक विधि है 10 घंटे अनुस्मरण, 12 घंटे अनुस्मरण,
या 5 घंटे अनुस्मरण या 24 घंटे अनुस्मरण। तो आधारीय सर्वेक्षण जो होती है वो 24 घंटे के ऊपर होती है, ठीक है। 24 घंटे आप उसको ध्यान में रखेंगे तो उस आधारीय सर्वेक्षण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शालेय भोजन कार्यक्रम, शालेय मतलब इसका ऑपरेशन हुआ है या विद्यालय जाने वाला बच्चा है। शालेय मतलब शल्य मतलब होता है ऑपरेशन और शालेय मतलब पाठशाला, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों आपको परिभाषा बता दी कि शालेय अगर लिखा है तो समझ लीजिए पाठशाला, और अगर शल्य या शालेय लिखा है तो आप क्या समझ लेंगे कि आपका ऑपरेशन की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है शालेय भोजन कार्यक्रम को बालकों की आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। कितना? 1/2, 2/3, 1/3, 1/4। तो बच्चा जो पाठशाला जाता है उसके जो है प्रतिदिन दैनिक मात्रा में भोजन के कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, तो आपका जो है 2/3 जो होता है उसके प्रतिदिन के भोजन के कार्यक्रम में उसके प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार उसको जो है तय करना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, क्या उसको खाना है, क्या उसको पीना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग होता है। दाल, चावल, मिस्सी रोटी, खीर, ठीक है। तो आपका जो प्रोटीन वाला आपका संपूरक कार्य सिद्धांत है वो मिस्सी रोटी से होता है, क्योंकि मिस्सी रोटी में बहुत से आपको ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चावल ये सारे के आटे मिले होते हैं, इसलिए संपूरक जो प्रोटीन होता है वो मिस्सी रोटी में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन के, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, विटामिन डी। तो आपको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए सबसे अच्छा आपका जो स्रोत है वो है आपका जो है बीटा कैरोटीन। हरी पत्तेदार व पीली सब्जियां, ठीक है। पीली सब्जियों में तो बीटा कैरोटीन होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट के परीक्षकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? श्रेणी और ठीक है, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड, भक्ष्य योग्य और अभक्ष्य योग्य, ठीक है। यहाँ आ लगाना है, ठीक है, ये आपका आ है, ठीक है। यहाँ पर आ होना चाहिए आ, और यहाँ श्रेणी और अश्रेणी होना चाहिए, श्रेणी और अश्रेणी और, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम के परीक्षकों का वर्गीकरण खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड के रूप में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? भाप के दबाव से पकाना यानी प्रेशर कुकर, खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना, खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना फिर पानी में उबालना, उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना फिर ठंडा करना। तो ब्लांचिंग का मतलब यही होता है कि उबलते हुए पानी में कोई चीज़ है, जैसे आप गोभी डाल दो, ठीक है, आप कोई भी हरी मटर वगैरह डाल दो, उसमें डालो और उसके बाद 2-3 मिनट क्या 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ऐसे हिलाओ, उसके बाद तुरंत निकाल दो। उससे क्या होता है, उसके जो उसको थायराइड वगैरह रहता है उसके लिए भोजन एकदम बढ़िया होता है, और उससे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अतिसार के रोगों को भोजन देना चाहिए कम रेशायुक्त, ज़्यादा रेशायुक्त, प्रोटीन से भरपूर, वसा से भरपूर। तो जो है जब अतिसार होता है यानी कि जब रोगी को बहुत ज़्यादा पेट खराब रहता है उसका, तो उसको रेशे युक्त नहीं भोजन देना चाहिए, ठीक है। उसको जो है उसको हाँ कम रेशे युक्त भोजन देना चाहिए, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा रेशे युक्त भोजन नहीं देना चाहिए वरना उसका पेट और ज़्यादा खराब हो जाएगा। प्रोटीन से भरपूर नहीं देना चाहिए क्योंकि उस समय तो आंत उसकी वैसे डिस्टर्ब रहती है, और वसा से भी भरपूर भोजन, तेल मसाला वाला भी नहीं देना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अनाज विटामिन और खनिज पदार्थ, दलहन कहाँ कार्बोज, सब्जियां और फल कैलोरी और तेल प्रोटीन, ठीक है। तो अनाज में आपको क्या मिलता है बताना है। तो अनाज में आपको क्या मिलेगा, आइए बताते हैं हम लोग, कार्बोज मिलेगा, ठीक है। किसी भी अनाज में आपको कार्ब ही मिलेगा,
ठीक है, किसी भी अनाज में आपको क्या मिलेगा, कार्ब मिलेगा। दलहन यानी कि दाल में आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, दलहन में आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सब्जियां और फल में आपको क्या मिलेगा, विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे सब्जियों और फल में। और तेल में आपको क्या मिलेगा, कैलोरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा 3, 1 मिनट, सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आपका आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 सही है, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए सक्रिय घटकों को सूची 2 में मिलाना है। एमाइल, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, और एलिन और करक्यूमिन और यूसिनॉल, हल्दी, लौंग, सरसों, लहसुन, काली मिर्च। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको पता है कि एलाइल आइसोथायोसाइनेट कहाँ मिलता है, वो आपको मिलता है सरसों में। ठीक, कहाँ मिलता है आपको, सरसों में। एलिन कहाँ मिलता है आपको, एलिन मिलता है लहसुन में, ये हम लोगों ने पहले भी किया है। करक्यूमिन कहाँ मिलता है, करक्यूमिन आपको मिलता है हल्दी में। और यूजिनॉल कहाँ मिलता है, यूजिनॉल मिलता है लौंग में। यानी कि आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है तीसरा और चौथा। तो तीसरा चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष, 0.8 खपत इकाई, वयस्क मतलब कि क्या है, खपत इकाई CU की सूची 2 में दिए गए आयु समूह को मिलाना है। ठीक है, तो वयस्क महिला साधारण 1.2 श्रम करता, वयस्क महिला भारी श्रम करता 1.0 दिया हुआ है। और 7.9 वर्ष के बच्चे को क्या दिया गया है, जो है 0.7 दिया गया है। और एक एक्स्ट्रा है 5 नंबर पर 1.6। तो इसको हम लोग क्या मिलाएंगे, आइए हम लोग मिलाते हैं इसको। ठीक है, तो किशोर यानी 12 से 21 वर्ष, उसको 1.8 चला जाएगा। ठीक है, आइए इधर हम लोग चले आते हैं। ये चले आते हैं हम लोग, आइए मिलाते हैं। किशोर चला जाएगा 8 एक कितना 1.0 और आपका वयस्क महिला साधारण चला जाएगा 0. आपका इसमें 0.8 है ये वाला। ठीक है, 0.8 आपका चला जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद में आपका किशोर चला जाएगा किसमें, 1.0 यानी कि इसमें चला जाएगा। इसके बाद में वयस्क महिला साधारण श्रम करता 0.8, वयस्क महिला भारी श्रम करता 1.2। ठीक है, और इसके बाद आपका चला जाएगा 7 से 9 वर्ष के बच्चे का 0.7। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी सही, 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, टिक मार्क कीजिए सी में और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, दिए गए निम्नलिखित मानकीकरण चिन्हों को सूची 2 में से दिए उत्पाद को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ मानकीकरण चिन्ह दिए गए हैं, उन्हें सूची 2 से मिलान करना, मतलब कि किस में क्या चिन्ह लगता है। BIS दुग्ध उत्पाद, FPO कॉफ़ी चाय शिशु आहार, एगमार्क मांस उत्पाद, MMPO तेल घी दाल मसाला, MPO फल का शरबत। ठीक है, तो ये आपको मिलाना है, आइए मिलाते हैं हम लोग। BIS किससे मिलेगा, कॉफ़ी चाय शिशु आहार से मिलेगा। ठीक है, किससे मिलेगा, आपका कॉफ़ी चाय शिशु आहार से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में FPO आपको किससे मिलेगा, फल और शरबत से मिलेगा। ठीक है, एगमार्क तेल घी दाल मसाला। MMPO किससे मिलेगा, MMPO मिलेगा आपका किससे, दुग्ध उत्पाद से, मिल्क, M मतलब मिल्क, दूध उत्पाद से, मिल्क एंड मिल्क मेड से। ठीक है, MMPO किससे मिलेगा, दुग्ध उत्पाद से मिलेगा। और MPO मिलेगा मांस उत्पाद से। यानी कि आपका ऑप्शन क्या सही जाएगा, आपका ऑप्शन सही जाएगा
जो है दूसरा, पांचवा, चौथा, पहला, तीसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है, पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलों को उनके तंतुओं के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं, ठीक है, उनके तंतुओं के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तरबूज, केला, पपीता, सेब, चीकू, अमरूद। तंतुओं की उसका तंतुओं नहीं होगा, तत्व होगा, तत्वों के अनुसार, उनके तत्व के अनुसार होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर इनका तंतु लिखा हुआ है वो यहाँ पर होगा तत्वों के अनुसार मिलाना है, ठीक है। तरबूज, केला, पपीता, सेब, चीकू, अमरूद, या रेशे के अनुसार होगा कि सबसे ज़्यादा रेशा किस में होता है, यही सब कुछ होगा, ठीक है। या तो रेशा होगा या तो तत्व होगा, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अमरूद आपका खाने से पेट सबसे बढ़िया साफ होता है, यानी कि तत्व भी और रेशे भी अमरूद में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेब आपका अच्छा होता है, यानी कि दूसरे नंबर पर सेब है, पहले नंबर पर अमरूद है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है केला, यानी कि ये आपका, ठीक है, केला। और उसके बाद आपका आता है चीकू। चीकू बहुत मीठा फल होता है, जो खाया होगा जानता होगा। और उसके बाद में आता है पपीता। आपका पपीता भी अच्छा पेट साफ करने के लिए माना जाता है। तत्व और रेशे में दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। और इसके बाद में हो गया आपका क्या, लास्ट में हो गया तरबूज। तरबूज में पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया सबसे पहले अमरूद, यानी कि एफ। सबसे पहले क्या हो गया, अमरूद, यानी कि एफ, ठीक है। तो एफ यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल जैसे आम, पपीता, आड़ू और खुबानी संपन्न स्रोत हैं किसके, एंटीऑक्सीडेंट के, कार्बोज के, घुलनशील रेशे के, प्रोटीन के। तो आपका जो फल आम, पपीता, आड़ू, खुबानी, ये किसके किसके तत्व हैं। तो फल में आम है, आम अच्छा माना जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, यानी कि कार्ब के लिए, कार्बोज के लिए। पपीता आपका जो होता है ये आपका किसके लिए, ये आपका रेशा भी इसमें अच्छा पाया जाता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। आड़ू में भी अच्छा कार्ब भी पाया जाता है और आपके ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद में जो है इसमें रेशे भी होते हैं। खुबानी में भी आपको जो है अच्छी मात्रा में कार्बोज मिलता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट भी हो जाएगा, इसमें कार्ब भी हो जाएगा और घुलनशील रेशा भी हो जाएगा, ठीक है। और किसी में इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल के मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना, 450 की कैलोरी, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका हुआ भोजन देना, वक्त पर असंक्रमणीयकरण करना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो आपका जो 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, उसको मध्याह्न भोजन के लिए जो है कैलोरी भी देना है कि मतलब इतनी कैलोरी इतना ये देना हुआ है, और उसको भोजन भी देना है और उसकी उपस्थिति को बढ़ाना भी है, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा पहला कि 450 से आपको और 812 ग्राम प्रोटीन देनी है, ठीक है, पका हुआ गर्म भोजन भी देना है, ठीक है, और इसके बाद स्कूल की उपस्थिति बढ़ानी भी है। दूसरा, तीसरा, पाँचवा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, अच्छा ये दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खाद्य घटकों में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हैं, तिलहन, लिग्नन, फिनॉल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। निम्नलिखित खाद्य घटकों में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हैं, ठीक है, किसमें किसमें हैं, तो आपके फिनाइल्स में, फिनॉल जिसको बोलते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, कैरोटीनॉइड में भी है, विटामिन ए में, ई में है, ये आपको पता है, विटामिन सी में भी है। यानी कि आपका क्या होगा, यानी कि आपका होगा, एक मिनट में लगाऊं,
फिनॉल में है, ठीक है, कैरोटीनाइड में भी है, विटामिन ई में भी है और विटामिन सी में भी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पोषणीय न्यूट्रिशन मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। मूत्र में आयोडीन की मात्रा, हीमोग्लोबिन आंकना, सीरम रेटिनॉल, रक्तचाप, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्न पोषणीय मतलब कि निम्न न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है, ठीक है। मूत्र में आयोडीन की मात्रा नापना, ठीक है, हीमोग्लोबिन का आंकना और सीरम रेटिनॉल, तो इन सब में आपको कुछ ना कुछ बायोकेमिकल का प्रणाली का जब प्रयोग किया जाता है तभी आप में आयोडीन की मात्रा जांच सकते हो, हीमोग्लोबिन जांच सकते हो, सीरम रेटिनॉल जांच सकते हो, लेकिन रक्तचाप जांचने के लिए और नापने के लिए आपको ब्लड प्रेशर नापने के लिए कोई भी बायो जो है केमिकल उपयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी वो स्किन के आप जब उस पर बेल्ट लगाई जाती है उसको दबाया जाता है, उसी से पता चल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग विधियों की सूची में खाद्य पदार्थों के साथ सम्मिलित करें। क्या प्रोसेसिंग विधि है? अंकुरण, तेल, मक्खन, आटा, किण्वन, निर्जलीकरण, खाद्य, प्रबलीकरण, दाल, अनाज, प्रतिरक्षक, गूथा हुआ आटा तथा घोल, ठीक है। तो आपका इसमें क्या बताना है, सही क्या है, गलत क्या है, आइए उसको जानते हैं हम लोग। तो आपका है क्या, तो अंकुरण हम लोग क्या कर सकते हैं, अंकुरण हम लोग दाल कर सकते हैं और अनाज कर सकते हैं, ठीक है। किण्वन यानी कि उसमें जो है फर्मेंटेशन कर सकते हैं आप लोग, गूथा हुआ आटा और घोल इसमें हो जाता है, अगर आप उसको रख दें तो ये अपने आप फर्मेंट हो जाता है, कोई घोल हो तो फर्मेंट हो जाता है। अंकुरण कोई दाल अनाज आप रख दो भिगा कर तो उसमें हो जाता है, ठीक है। प्रबलीकरण, तो प्रबलीकरण आपका हो जाता है तेल, मक्खन, आटा, ठीक है, ये जम जाता है या इसमें जो है कुछ और चीज़ें अपने आप से आ जाती हैं, तेल में, मक्खन में, आटे में, ठीक है। इसके बाद में प्रतिरक्षण, तो प्रतिरक्षण क्या होता है ये आपका, तो निर्जलीय खाद्य पदार्थ जो हैं वो रक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, जिसमें पानी वगैरह नहीं होता है। तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए परीक्षणों को सूची 2 में मिलाना है, उसके रासायनिक यौगिक से मिलाना है। निन डाइड्रेन परीक्षण, ठीक है, 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण, ओसाजोन परीक्षण, एसिड वैल्यू और आयोडीन वैल्यू, ये सारे का परीक्षण आपको बताना है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कहाँ क्या बताना है। तो आपका निन डाइजिन परीक्षण कहा जाता है एमिनो एसिड, निन डाइड्रिन नहीं होगा, निन डाइजिन होगा, उसका परीक्षण आपका आ जाता है कहाँ पर, एमिनो एसिड में, ठीक, कहा जाता है उसका परीक्षण जाता है आपका एमिनो एसिड में, ठीक है, यानी कि चौथा, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल परीक्षण, ये आपका आ जाता है गाजर के लिए, ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है गाजर के लिए, ठीक है, यानी कि पहला, ठीक है। उसके बाद में ओरसाजोन परीक्षण, ये रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है, ठीक है, ओरसाजोन परीक्षण कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर में आ जाता है, यानी कि दूसरा, ठीक है। उसके बाद एसिड वैल्यू क्या हो जाता है, वो मुक्त वसा अम्ल आ जाता है, इसको जो है नापा जाता है किसे, यानी कि छठवां, ठीक है। फिर आयोडीन वैल्यू वसा की असंतृप्तता मापी जाती है, आपको पता है, तो ये आ जाता है यानी कि पांचवा। चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा, ठीक है, चौथा, पहला, दूसरा, छठवां और पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, छठवां और पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अभिकथन है आहार से प्रवृत्त ताऊ उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है,
ठीक है। दूसरा है कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं कि आहार की प्रवृत्ति ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती। तो ऐसा नहीं है जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है उसमें ताप उत्पत्ति भी होती है। ठीक है। उसमें गर्मी भी उतनी ही होती है। ठीक है। जितनी वसा की मात्रा रहेगी उतनी ताप भी उसमें उत्पन्न होगी। ठीक है। तो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही है। ठीक है। पहला आपका गलत है और दूसरा आपका क्या है, एक मिनट, पहला आपका मैं यहीं पर आपको बताऊंगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए, निम्नलिखित में से सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? थर्मल इंसुलेशन, पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, नमी स्थानांतरण, पानी प्रतिरोध, ज्वाला अवरोधक। ठीक है। कौन से सक्रिय वियर का कौन सा गुण है? सक्रिय वियर मतलब कि जो बियर फर्मेंट हो रही है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सक्रिय वियर कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है। तो सक्रिय वियर जो है उसमें सबसे पहले क्या होगा, इनमें मतलब क्या है, थर्मल इंसुलेशन होता है। ठीक है। फिर पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव होता है, नमी स्थानांतरण होता है और प्राणी प्रतिरोध होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, थर्मल इंसुलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद में पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव होगा। ठीक है। उसके बाद में नमी स्थानांतरण होगा और उसके बाद में क्या होगा, पानी प्रतिरोध होगा। यानी 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है। फिर HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है। ठीक है। पहला क्या, खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र कार्य करती है। उसके बाद HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र क्या है, जो है सुरक्षा योजना है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। तो खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है, ये बिल्कुल आपका सही है। और HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है, ये गलत है। ठीक है। ये आपका क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्री माता 0 से 6 माह के लिए एक वयस्क स्त्री की तुलना में जो ना गर्भवती है ना ही शिशु को दूध पिला रही है, निम्नलिखित पोषक तत्वों को प्रस्तावित मात्रा बढ़ जाती है कितनी? ठीक है। एक धात्री माता 0 से 6 माह के लिए एक वयस्क स्त्री की तुलना में जो ना गर्भवती है ना ही शिशु को दूध पिला रही है। ठीक है। जो है एक माता है, तो मतलब कि एक गर्भवती स्त्री, एक जो माँ है दूध पिला रही है, उसको दूसरी स्त्री के बराबर ना ही वह गर्भवती है ना ही वो बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है। तो उसको कितनी मात्रा जो है उसकी घट जाती है, मतलब कि धात्री माता के लिए उसको जो है कितना मात्रा उसको देना चाहिए, एक हिसाब समझ लीजिए। ठीक है। कि आपकी जो 0 से 6 माह के लिए एक वयस्क स्त्री की तुलना में कितना पौष्टिक तत्व ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। तो लौह तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, तो आपका लौह तत्व यानी आयरन भी बढ़ा देना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन और प्रोटीन, विटामिन सी सब बढ़ा देनी चाहिए। इसमें होना चाहिए ऑल द एबव। ठीक है। इसमें सब होना चाहिए, लेकिन इसमें सब नहीं दिया हुआ है। इसमें आपका ABCD और ई मतलब कि 1 2 3 4 5 नहीं दिया हुआ, पाँचों देना चाहिए। तो आप इसको सही करिएगा ऑप्शन। वैसे तो ऑप्शन आपका जो है 2 3 4 5 अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो सही, उसके साथ एक यहाँ पर और जोड़िएगा। ठीक है। चलिए, आप सबको पता है आयरन की मात्रा तो गर्भवती स्त्री को चाहिए, जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 49। निम्नलिखित कारक कैंसर होने की संभावना को बढ़ावा देता है। BMI 30 किलो मीटर पर स्क्वायर से अधिक होना, शारीरिक क्रिया, तंबाकू का प्रयोग, फलों सब्जियों की अधिक मात्रा में सेवन, आहार में रेशे की मात्रा कम होना, संसाधित मीट का अधिक या मात्रा में सेवन। और अब आपको बताना है क्या सही है, ठीक है, कि कैंसर होने की संभावना को क्या बढ़ा देता है। तो आपका जब BMI 30 किलो प्रति मीटर से ज़्यादा होता है तो भी समस्या बढ़ जाती है। तंबाकू का सेवन तो सही बात है। आहार में रेशा कम लेंगे तो कब्ज होगा और आपको जो है ब्लड आपके फ्लो का ढंग से नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा। और संसाधित मीट का अधिक सेवन करने से भी कैंसर हो सकता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1, आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका 5 हो जाएगा और आपका 6 हो जाएगा। 1, 3, 5, 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही है ना? 1, 3, 5, 6। 1, 3, 5, 6। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुदाय के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम की योजना के सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, प्रोग्राम को कार्यान्वित करना, समस्या की पहचान, हस्तक्षेप विधि की पहचान, हस्तक्षेप विधि का चयन, निगरानी और मूल्यांकन, समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इसमें लगाना है सही, उसमें सम्मिलित चरण में। तो समस्या की पहले पहचान की जाएगी, आपको पता ही है। ठीक है, पोषण जब देना होगा सबसे पहले क्या किया जाएगा? समस्या की पहचान की जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा? समस्या की पहचान की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले समस्या की पहचान, उसके बाद में समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन, उसके बाद समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन यानी कि नंबर 6। इसके बाद में क्या हो जाएगा? लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है, लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित करना यानी कि नंबर 1। उसके बाद आपका हस्तक्षेप विधि का चयन करना यानी कि आपका आ जाएगा नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोग्राम को कार्यान्वित करना। ठीक है, यानी कि नंबर 2। ठीक है, और इसके बाद निगरानी और मूल्यांकन, मूल्यांकन लास्ट में रहता है यानी कि 5। तीसरा, छठवां, पहला, तीसरा, छठवां, पहला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया, और क्वेश्चन इसमें बड़े बड़े हैं भी, हमेशा पूरे में चैप्टर में मैंने देखा है क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन से ही ज़्यादा होना मुश्किल है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। फिर नेक्स्ट, आज 17 था, कल 18 होगा, लेकिन चैप्टर यही होगा। ठीक है, आहार नियोजन ही चैप्टर होगा। ठीक है, तो आप लोग को इसको पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद पूरा समझना है, पढ़ना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कराना है, शेयर करना है और ढेर सारा प्यार देना है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।